तो ठीक है भाई, शांत हो जाओ, अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के 5 क्वेश्चंस के बारे में, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है आपके 12th बोर्ड्स के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं 4 चैप्टरों के आपको सिखा चुका हूं। फर्स्ट 4 चैप्टर क्लास 12, अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो प्लेलिस्ट का लिंक आई बटन में आ रहा होगा, जल्दी से जाओ और एक दिन में पूरी केमिस्ट्री सीख जाओ। यो तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। स्टार्ट करते हैं लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 20, 19 क्वेश्चन तक, मतलब 4 चैप्टर के मिला के हमारे 19 क्वेश्चन हुए हैं। फर्स्ट 3 चैप्टर के 5 क्वेश्चन है एंड डी एंड एफ के 4 क्वेश्चन है। जल्दी से जाके लेक्चर्स देख लो, यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं, बिल्कुल मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पार्ट ए। गिव एन एग्जांपल ईच ऑफ कोऑर्डिनेशन आइसोमर, लिंकेज आइसोमर और आयोनाइजेशन आइसोमर। आपको कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म आपने पढ़ी होगी, तीनों हमारे स्ट्रक्चरल आइसोमर हैं। हमको एग्जाम्पल के साथ बताना है कि कौन तो होते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमर और आयोनाइजेशन आइसोमर। सिर्फ एग्जांपल्स हमको लिखने हैं, दैट्स इट। इसके बाद गिव आईयूपीएसी नेम ऑफ आयोनाइजेशन आइसोमर, मेरे को ड्रॉ करना है इस कंपाउंड को। बहुत इजी होता है, बहुत इजी है, और उसका मेरे को आईयूपीएसी नेम बताना है। राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ, देखो हमको नाम दिए हैं और हमको सिंपली इनके फॉर्मूलाज बताने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला एग्जांपल, पहला क्वेश्चन, गिव एन एग्जांपल ईच ऑफ कोऑर्डिनेशन आइसोमर, लिंकेज एंड आयोनाइजेशन। देखो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म तो वो होता है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म तो वो होता है जिसके अंदर 2 कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स हो और आपस में उनके लिगेंड्स में चेंज कर दो। बात सही है। इसके बाद है लिंकेज आइसोमर। लिंकेज आइसोमर में ऐसे जैसे कि मेटल से पहले तो अटैच है मेरा CN और फिर मेरा अटैच हो जाए सेम ही लिगेंड, सेम है CN ही, लेकिन ये साइड चेंज कर दे, नाइट्रोजन साइड से हो जाए अटैच, पहले कार्बन से था। ये लिगेंड को हम क्या कहते हैं, जो 2-2 3-3 साइड से हो सकता है लेकिन एक बारी में एक साइड से ही होता है। ऐसे लिगेंड को क्या कहते हैं, एम्बीडेंटेट लिगेंड। तो एम्बीडेंटेट लिगेंड हमको यूज करना पड़ता है जब हमको ड्रॉ करने लिंकेज आइसोमर। एक है आयोनाइजेशन, जैसे कि यहां पे भी आयोनाइजेशन है तो कुछ नहीं करूंगा। देखो NO3 के ऊपर भी -1 होता है, Cl के ऊपर भी -1 होता है। Cl को लेके जाऊंगा मैं कॉम्प्लेक्स के अंदर और NO3 को ले आऊंगा मैं कॉम्प्लेक्स के बाहर। सिंपल, ऐसे हम एक्सचेंज कर देंगे तो ये बन जाएगा आयोनाइजेशन आइसोमर। इतनी चीजें तो समझ में आई, जल्दी से इनके आंसर्स देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। पहली चीज, 2 कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होंगे और मेरे को कुछ नहीं करना। देखो कोबाल्ट के साथ पहले लिगेंड तो कौन सा है, NH3 है। फिर हमारे कोबाल्ट के पास कौन आ गया, लिगेंड CN आ गया। तो अदला बदली कर दी, लिगेंड्स की अदला बदली बोल दो या फिर हम अपने मेटल की अदला बदली बोल दे, बात एक ही होने वाली। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म का एग्जांपल आपको समझ में आ गया। इसके बाद है लिंकेज आइसोमर। इस बार मैंने एम्बीडेंटेट लिगेंड यूज करना पड़ेगा। इस बार मैंने एम्बीडेंटेट लिगेंड यूज किया NO2। 2 ही अपने सिलेबस में, ज्यादातर एक और आ जाता है SCN, एक CN और एक NO2। यहां से इधर से भी कर सकता है, नाइट्रोजन की तरफ से भी कर सकता है, यहाँ पे कार्बन तरफ से भी कर सकता है और नाइट्रोजन की तरफ से भी कर सकता है। इसमें नाइट्रोजन की तरफ से भी कर सकता है और ऑक्सीजन की तरफ से भी कर सकता है, लेकिन एक टाइम पे एक ही साइड से करेगा वो। समझ आया, समझ आया। तो यहाँ पे एक बार तो मैंने लिखा है NO2, मतलब नाइट्रोजन की साइड से कोबाल्ट के साथ वो हो रही है, क्या कहते हैं, बॉन्डिंग, और इसमें ऑक्सीजन की साइड से कोबाल्ट को बॉन्डिंग हो रही है। बात समझ आई। तो दोनों हो गए लिंकेज आइसोमेरिज्म। इसके बाद आता है आयोनाइजेशन। इसमें देखो Br था, सल्फेट था, Br बाहर चला गया, सल्फेट अंदर आ गया। देखो सिंपल, समझ आया। आयोनाइजेशन आइसोमर भी हमको समझ में आ गया। अब चलते हैं आंसर नंबर B पे। देखो ये हमको कंपाउंड क्वेश्चन में दिया था और इसका आयोनाइजेशन आइसोमर हमें ड्रॉ करना था और उसका आईयूपीएसी हमें लिखना था। देखते हैं। सबसे पहले तो Cl चला गया अंदर, NO3 आ गया बाहर, ये बन गया इसका आयोनाइजेशन आइसोमर। अब इसका करना है हमें नाम। नाम में सबसे पहले आएगा लिगेंड्स के नाम। एक आ रहा है क्लोरो और एक आ रहा है अमीन। तो सबसे पहले अल्फाबेटिकली कौन आएगा, अमीन आएगा। तो कितने अमीन लगे हैं, 3 अमीन लगे हैं। तो ट्राई अमीन, Cl को लिखेंगे क्लोरिडो। क्यों नहीं लिखा मैंने यहाँ क्लोरो, क्योंकि अपने कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अगर कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता तो मैं लिखता क्लोरो। अभी मैं क्या लिखूंगा, क्लोरिडो। क्लोरिडो। इसके बाद आएगा निकल। निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम देखें, यहाँ पे आ जाएगा -1, Cl पे भी आ जाएगा -1 और अमोनिया पे आ जाएगा 0। तो टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है पूरे कॉम्प्लेक्स पे, -2। तो इसको बैलेंस कौन कर रहा होगा, निकल, +2। तो निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी, +2। इसके बाद आ रहा है नाइट्रेट। नाइट्रेट लिख दिया। नाम समझ आया, समझ आया। इसके बाद देखते हैं अपना क्वेश्चन। देखो ट्राई अमीन, 3 तो लगे हैं अमीन, निकल है और क्लोरिडो है। 2 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है और नाइट्रेट है। देखो नाइट्रेट से तो NO3 हमें समझ में आ गया। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है, इसी से मेरे को निकालना। देखो 3 तो अमीन लगे हैं, एक अगर मैं क्लोरीन कर दूं तो आ जाएगा -1 चार्ज। एक नाइट्रेट है तो -1 चार्ज इसका, तो टोटल चार्ज कितना हो गया, -2। तो इसको बैलेंस कर रहा होगा निकल +2।
तो क्लोरीन भी 1 आएगा और नाइट्रेट भी एक ही बार आएगा। अब हेक्सा अमीन 6 बार अमीन है और निकल है, अमीन के ऊपर तो कोई चार्ज होता नहीं। क्लोराइड है, क्लोराइड कितने आएंगे? अब 1 आएंगे, 2 आएंगे, जल्दी से बता दो। अब अमीन के ऊपर तो कोई चार्ज होता नहीं, क्लोराइड है, क्लोराइड अब यहां पे लिखते नहीं है कि 1 क्लोराइड 2 क्लोराइड 3 क्लोराइड, वो हमें निकालना पड़ेगा ऑक्सीडेशन स्टेट की हेल्प से। तो यहां पे तो हो गया 0 चार्ज, क्लोराइड पे होता है -1 और निकल पे आ रहा है +2। तो +2 को कौन बैलेंस कर रहा होगा? क्लोरीन ही बैलेंस कर रहा होगा 2 बार क्लोरीन लगा के। देखो सबसे पहले ट्राई अमीन क्लोरिडो नाइट्रेट निकल, बात समझ आई? और 2 क्लोरीन आ रहे हैं क्योंकि निकल के ऊपर +2 का ऑक्सीडेशन स्टेट दिया है, तो इसको बैलेंस हमारा -2 ही कर सकता है, जिसके कारण मेरे को 2 क्लोरीन लगाने पड़ेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। और हेक्सा अमीन दिया था, ये सिंपल है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 21 का ए पार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर स्टेबल एंड वाई? एक तो ये कॉम्प्लेक्स दिया है और एक कॉम्प्लेक्स ये दिया है और पूछा है कौन ज्यादा स्टेबल है। इसके अंदर एक कॉम्प्लेक्स के अंदर चिलेशन हो रहा है। चिलेशन का मतलब क्या होता है? कोई बाइडेंटेट या ट्राइडेंटेट लिगेंड प्रेजेंट हो जिसकी वजह से एक ही लिगेंड ईएन है, ईएन को हम इस तरीके से शो करते हैं क्योंकि बाइडेंटेट लिगेंड होता है, तो यहाँ पे चिलेशन हो जाता है। चिलेशन का मतलब जो ये क्लोज रिंग फॉर्मेशन हुई है इसको हम चिलेशन बोल रहे हैं, और जिस कॉम्प्लेक्स में चिलेशन हो जाए वो नॉर्मल वाले से ज्यादा स्टेबल होता है। समझ आया? ये कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल है ड्यू टू चिलेशन। सिंपल आंसर सिंपल। गिव 2 एग्जांपल ऑफ लिगेंड्स व्हिच फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स यूजफुल इन एनालिटिकल केमिस्ट्री। देखो एनालिटिकल केमिस्ट्री में ज्यादातर हम ईडीटीए का यूज कर रहे होते हैं। ईडीटीए एक हेक्साडेंटेट लिगेंड होता है, ठीक है? थोड़ा थोड़ा हमको समझ में आ गया है। अब देखते हैं इनके आंसर्स किस तरीके से लिखने हैं। फर्स्ट, 2 कॉम्प्लेक्स, कौन ज्यादा स्टेबल? ए ज्यादा स्टेबल। क्यों? ड्यू टू चिलेशन। देखो क्वेश्चन नंबर 21 का ए पार्ट का आंसर, दिस कॉम्प्लेक्स इज मोर स्टेबल बिकॉज ऑफ मेटल चिलेट कॉम्प्लेक्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बाइडेंटेट लिगेंड जो कि ईएन है। ईएन की फुल फॉर्म क्या होती है? इथाइलिन डायमीन, मतलब 1 कार्बन 2 कार्बन को तो मैंने क्या बोल दिया, और 2 बार कौन से ग्रुप लगे हैं? अमीन, तो डायमीन। तो दोनों साइड से नाइट्रोजन के देखो इस तरीके से ये मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। और देखे तो 1 मेंबर 2 मेंबर 3 मेंबर 4 मेंबर 5 मेंबर 5 मेंबर की चिलेट रिंग का यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया है। आंसर नंबर बी मैंने बताया था, एनालिटिकल केमिस्ट्री में ज्यादातर हम ईडीटीए का यूज कर रहे होते हैं। इन्होंने 2 एग्जांपल मांगे हैं तो आप डीएमजी भी लिख लेना। ईडीटीए एंड डीएमजी आर यूजफुल इन एनालिटिकल केमिस्ट्री। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 का ए पार्ट। डिस्क्राइब द शेप एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। हमें एक तो शेप के ऊपर कमेंट करना है और नेक्स्ट कमेंट करना है मैग्नेटिक बिहेवियर के ऊपर। कॉम्प्लेक्सेस हमें दे रखे हैं। इसके बाद बी पार्ट है क्वेश्चन का, FeH2O6+3 इज स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक वेयर एज दिस इज वीकली पैरामैग्नेटिक। एक्सप्लेन करना है ऐसा क्यों है कि स्ट्रॉन्ग पैरामैग्नेटिक और वीक पैरामैग्नेटिक हमें देखने को मिल रहा है। देखो सिंपल सी बात है, पैरामैग्नेटिज्म डिपेंड करता है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन पे, तो जरूर ही इस कॉम्प्लेक्स के अंदर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ रहे होंगे और इस कॉम्प्लेक्स के अंदर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कम आ रहे होंगे। बात सिंपल है, देखते हैं इनके आंसर्स। देखो आंसर नंबर ए, ये कॉम्प्लेक्स दिया था। अब इसका मेरे को बताना है कि हाइब्रिडाइजेशन शेप के बारे में कमेंट करना है। देखो पहली चीज तो आ गई, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी। सबसे पहले मैंने कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी +3। कोबाल्ट आता है 26 पे, 26 को नहीं क्यों जी, 27 पे आता है, ठीक है? Fe आता है 26 पे, तो कोबाल्ट आता है 27 पे। अगर ये +2 में होता तो D7 की कॉन्फ़िगरेशन होती। अभी ये +3 में है तो D6 की कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। अब D6 की कॉन्फ़िगरेशन है, प्लस में अमोनिया यहां पे एक्ट कर रहा होगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह। अगर कोबाल्ट के ऊपर +3 चार्ज आ गया, वैसे तो देखो कोई भी मेटल के ऊपर +2 चार्ज होता तो सिर्फ पाई बॉन्ड लगा ले, जैसे कि CO आ गया या फिर CN आ गया, ये ही स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह एक्ट कर सकते हैं अगर मेटल +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट में है। लेकिन अगर +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो अमोनिया जो कि वीक फील्ड लिगेंड था अभी तक, +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट के कारण ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह एक्ट कर सकता है। लेकिन सेकंड में तो देखो CN ही दिया, CN में तो पाई बॉन्ड होता है। पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स आर ऑलवेज एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो ये तो हमेशा ही स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा। तो यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। यहाँ पे D6 के साथ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आ जाएगा तो पेयरिंग हो जाएगी। पेयरिंग होने के बाद हमारा आंसर क्या आ रहा होगा? D2sp3, क्योंकि 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो ऑक्टाहेड्रल की ज्योमेट्री हम फॉर्म करेंगे। अगर इनर d ऑर्बिटल अवेलेबल है तो D2sp3, अगर ये अवेलेबल नहीं होते तो sp3 और नेक्स्ट वाले के 2 d ऑर्बिटल ले लेते तो sp3d2 आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हमारा फॉर्म हो जाता। इसके बाद देखो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन अगर मैं देखूं तो यहाँ पे 0 आ गए हैं, तो ये कैसा होगा?
डायामैग्नेटिक क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं, अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन होता तो पैरामैग्नेटिक। बहुत सिंपल सी चीज है, इतनी चीज आपको समझ में आ गई है। इसके बाद इसमें शेप भी पूछ, इसका शेप भी कहा था, तो शेप के लिए हम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो ऑक्टाहेड्रल इसका शेप का आंसर आ जाएगा। इसके बाद निकल देखो CN4 है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आते ही हमारे दिमाग में आनी चाहिए दो ज्योमेट्री, एक तो होती है टेट्राहेड्रल और एक होती है स्क्वायर प्लेनर। टेट्राहेड्रल आएगी sp3 हाइब्रिडाइजेशन के साथ, स्क्वायर प्लेनर की दो हाइब्रिडाइजेशन होती है, एक तो होती है dsp2 और एक होती है sp2d। तो इन दोनों में से कौन सी आ रही होगी? सिंपल सी बात है, D8 के लिए आती है ये और D9 के लिए आती है ये, ठीक है। D8 के लिए आती है dsp2, D9 के लिए आती है sp2d। बहुत सिंपल है। अब देखो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, D8 है तो आ जाएगा dsp2। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था, D8 था, तो यहाँ पे मैंने पेयरिंग करवा दी है। पेयरिंग करवा के देखो 4 CN को अपने 4 ऑर्बिटल दिख गए, एक तो लिया D का, एक S का और 2 P के, एक D का, एक S का और 2 P के, dsp2। इसको हम क्या बोल देंगे? स्क्वायर प्लेनर शेप, ठीक है। शेप की बात भी करी थी, ज्योमेट्री की बात हो जाएगी स्क्वायर प्लेनर। देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, एक तो आंसर हमको यहाँ पे मिल गया डायामैग्नेटिक और सेकंड आंसर इसका शेप से आ जाएगा ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। तो दो आंसर हमसे पूछे थे, दोनों आंसर हमने इसके कर दिए। इसमें आया है डायामैग्नेटिक एंड हमारी शेप कौन सी आ जाएगी? स्क्वायर प्लेनर। तो यहां पे ये भी हमारा आंसर हो जाएगा। समझ आया? समझ आया। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर की तरफ, पार्ट नंबर बी। यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स दिए थे और पूछा था, एक तो है स्ट्रॉन्गली पैरामैग्नेटिक और एक है वीकली पैरामैग्नेटिक। ऐसा क्यों? सबसे पहले हमने इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखी, +3 है, +3 हो जाता है। अगर +2 होता तो Fe26 पे आता है, D6 होती कॉन्फिगरेशन। अब +3 हो गई है, एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव करना पड़ेगा तो D5 कॉन्फिगरेशन हो जाएगी। वाटर है, वाटर तो हमारा एक्ट करेगा वीक फील्ड लिगेंड की तरह। +3 है, अगर यहाँ पे +4 हो जाती तो वाटर भी एक्ट कर रहा होता स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह, लेकिन यहाँ +3 है तो वाटर एक्ट करेगा वीक फील्ड लिगेंड की तरह। तो डू नॉट पेयर अप नहीं होंगे, पांचों के 5 इलेक्ट्रॉन मेरे को अनपेयर्ड मोड में दिख रहे होंगे। तो n = 5। n का मतलब क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम है, तो स्ट्रॉन्गली पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ये शो कर रहा होगा। नेक्स्ट में करें तो Fe है, CN 6 है, -6 हो जाएगा, -3। तो ओवरऑल चार्ज अगर हम देखेंगे तो यहां आ जाएगा +3। D5 की कॉन्फ़िगरेशन आएगी अगेन, लेकिन इस बार CN है और CN के अंदर तो पाई बॉन्ड होता है और पाई बॉन्ड कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड तो इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप करा देगा और पेयर अप कराने के बाद हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने मिल रहे होंगे? सिर्फ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब पैरामैग्नेटिज्म बहुत ही वीक यहां पे हमको दिख रहा होगा। वीक पैरामैग्नेटिज्म देखने को यहां से हमें मिल रहा होगा। बात समझ में आई? सिंपली आपको इस तरीके से एक्सप्लेन कर देना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 23। फॉर द कॉम्प्लेक्स, एक कॉम्प्लेक्स हमें दिया है, हमको कुछ चीजें बतानी है, जैसे कि ऑक्सीडेशन नंबर बताना है, आयरन का कितना होगा अभी निकाल देते हैं। देखो En के ऊपर तो कोई चार्ज नहीं होता, Cl के ऊपर -2 है और यहाँ एक Cl है 3, तो यहाँ पे -3 का चार्ज आ रहा है, तो इसको बैलेंस कौन कर रहा होगा? En के ऊपर तो 0 चार्ज है, तो ये +3। तो फर्स्ट का आंसर तो सर ऐसे ही निकाल दिया हमने, +3। द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर कौन से होते हैं? देखो मेरे को कोई भी M कॉम्प्लेक्स है, अगर उसमें मेटल का कोई कॉम्प्लेक्स है, उसमें A2 मिल जाए बस, और कोई भी हो, एक लिगेंड 2 बार आ जाए, उसके रिस्पेक्ट में मैं एक बार तो ड्रॉ कर दूंगा सेस, एक बार ड्रॉ कर दूंगा ट्रांस। देखो Cl 2 बार दिया है तो सेस ट्रांस यहां से मिल जाएंगे। नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने आ जाएंगे? 2। वेदर देयर इज एन ऑप्टिकल आइसोमर आल्सो, इफ यस देन ड्रॉ इट्स स्ट्रक्चर। अगर ऑप्टिकल आइसोमर है, अगर ऑप्टिकल आइसोमर है तो उसकी स्ट्रक्चर हमको ड्रॉ करके दिखानी है। तो देखो यहां से जो हमने जो 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर फॉर्म किए थे, एक सिस और एक ट्रांस, तो आपको बता देता हूं सिस शो करता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ट्रांस शो नहीं करता। क्योंकि देखो ट्रांस में क्या आएंगे? एक लिगेंड, दूसरा लिगेंड, बिल्कुल अपोजिट साइड आएंगे। अपोजिट साइड आएंगे तो इसमें मैं कट लगा सकता हूं, जिससे कि यहां से प्लेन ऑफ सिमेट्री पास हो सकती है, और जिसमें से प्लेन ऑफ सिमेट्री पास हो जाए, जिसमें से प्लेन ऑफ सिमेट्री या फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री भी पास हो जाए, वो कभी भी ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होता। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी सिर्फ कौन शो करेगा? सिस ही करेगा, ट्रांस नहीं करेगा। ठीक है, इतनी बात अगर समझ में आ गई है तो ऑक्सीडेशन स्टेट तो हमने निकाल ली है +3, इतना समझ में आ गया था। Cl के ऊपर -2, Cl के ऊपर -1, और इनको बैलेंस कौन कर रहा होगा? +3, जो कि आयरन के ऊपर आएगा। नेक्स्ट पार्ट बी, द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। मैंने कहा था ज्योमेट्रिकल आइसोमर सिस एंड ट्रांस है। एक बार तो Cl लगा दिया मैंने आसपास में तो उसको बोल दिया सिस, एक बार Cl लगा दिया मैंने अपोजिट में तो उसको बोल दिया ट्रांस। नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने आ गए? 2। आंसर नंबर सी, अगर इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है, यस है, किसमें है? सिस में है।
तो सिस वाले को मैं एक बार इसका मिरर इमेज यहां पे ड्रॉ कर दूंगा और मैं शो कर दूंगा यहां पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ओनली सिस आइसोमर शोज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो फर्दर अगर मेरे से टोटल नंबर ऑफ आइसोमर पूछे जाए इस कॉम्प्लेक्स में, तो 2 तो आ गए हैं ज्योमेट्रिकल और 1 आ गया ऑप्टिकल। तो टोटल आइसोमर ज्योमेट्रिकल प्लस ऑप्टिकल कितना हो जाएगा? 3 आंसर। अगर सिर्फ ज्योमेट्रिकल का पूछेंगे तो 2 और 1 हमारा ऑप्टिकल। बात समझ आई? बात समझ आई। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 24। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स एंड गिव अ सुटेबल एग्जांपल फॉर ईच। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए हैं, तो प्लीज इनको रिवाइज कर लेना। ओके, पीडीएफ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके ओके। फर्स्ट हमको डिफरेंस बताना है हाई स्पिन एंड लो स्पिन के बारे में। नेक्स्ट हमको बताना है एम्बीडेंटेट लिगेंड कौन से होते हैं। अभी करे थे CN, NO2, SCN, जो जिनमें एक से ज्यादा डोनर साइट अवेलेबल है लेकिन वो एक ही डोनर साइट यूज करते हैं मेटल के साथ, ठीक है। डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड, जैसे कि मोनोडेंटेट है, मोनोडेंटेट है, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, NO3 नेगेटिव, ये सब क्या है? मोनोडेंटेट लिगेंड है। तो मोनोडेंटेट लिगेंड अगर है तो डेंटिसिटी 1 है। जैसे कि अभी किया था इथाइलिन डायमीन, वो 2 साइड से डोनेट कर सकता था, तो वो बाइडेंटेट है, तो उसकी डेंटिसिटी 2 है। अब जैसे EDTA हमने लिया, EDTA में एक हेक्साडेंटेट लिगेंड है, तो इसकी डेंटिसिटी कितनी होगी? 6 होगी। बात समझ आई? बात समझ आई। देखते हैं किस तरीके से लिखने हैं आपने आंसर। हाई स्पिन एंड लो स्पिन। पहली चीज हाई स्पिन, हाई स्पिन उसको बोलेंगे जिसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, हैज ग्रेटर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। लो स्पिन कौन होगा? जिसके अंदर लेस नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड मतलब n की वैल्यू ज्यादा आई, तो स्पिन के फॉर्मूले में भी n ही यूज करते हैं और मैग्नेटिक मोमेंट के फॉर्मूले में भी n ही करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट n इंटू n+2 बोहर मैग्नेट्रॉन में आता है इसका आंसर। तो यहां पे भी n पे डिपेंड कर रही है दोनों वैल्यू। तो हाई स्पिन के लिए स्पिन की वैल्यू भी हाई होगी और मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू भी हाई होगी, और इसके अंदर स्पिन की वैल्यू कम होगी और मैग्नेटिक मोमेंट लगभग 0 भी आ सकता है। डायमैग्नेटिक है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0। तो यहां पे इतनी चीज हमें समझ में आ गई, अगर n की वैल्यू कम होती है तो स्पिन की वैल्यू भी कम होती है और मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू भी कम आएगी, ठीक है। 3 पॉइंट्स हमने कर लिए, हाई स्पिन और लो स्पिन। थोड़ा सा और समझते हैं हाई स्पिन और लो स्पिन के बारे में। देखो डी ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिखी है D4, D5 एंड D6। हाई स्पिन लिखा है, एक बार लो स्पिन लिखा है। देखो D4 अगर मेरे को बनाना होता 1 2 3 4 इस तरीके से आ जाता, 1 2 3 4 और एक ऑर्बिटल खाली पड़ा होता। अगर इसकी मैं स्प्लिटिंग कर दूं फर्दर तो ये T2G और EG में स्प्लिट हो जाएगा। अगर हाई स्पिन है मतलब कि वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड होगा तो ये पेयरिंग नहीं करेंगे। देखो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन यहां आया, सेकंड इलेक्ट्रॉन यहां आया, थर्ड इलेक्ट्रॉन यहां आया। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता तो ये पेयर अप करता, अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो ये पेयर अप नहीं करेगा, एक्साइट कर जाएगा। तो हाई स्पिन में एक्साइटेशन होती है, पेयरिंग नहीं होती। लेकिन लो स्पिन आ जाता तो ये पेयरिंग कर लेता, तो 4 इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से हमें दिख रहे होते। देखो कॉन्फ़िगरेशन भी लिख सकते हैं T2G3 EG1। यहाँ पे T2G में ही आ जाएंगे 4 क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। देखो एक पॉइंट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये कब होगा? जब वीक फील्ड लिगेंड प्रेजेंट हो। ये कब होगा? जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड प्रेजेंट हो। बात समझ में आई या नहीं? तो D5 के लिए भी देख सकते हैं, हाई स्पिन जब सिंगली पेयर कर देंगे, पेयरिंग हम नहीं करेंगे, और लो स्पिन तब होगी जब मैं पेयरिंग कर दूंगा। D6 में देखो सिंगली करा तो एक पेयर हो गया क्योंकि और तो जगह ही नहीं थी, एक पेयर करा, दूसरा, तीसरा, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ को तो पेयर हमें खुद ही करना ही पड़ेगा, तो 6 हो गया। और अगर मेरे को लो स्पिन बनाना है तो सबको मैं पेयर अप कर दूंगा। तो हाई स्पिन लो स्पिन आपको समझ में आ गया होगा। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू भी देख सकते हो। देखो वीक फील्ड है, D4 है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने? 4। यहाँ पे कितने? 2। यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आगे 5। यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आया 1। यहाँ पे आए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 और यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0। तो देख रहे हो हाई स्पिन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, मैग्नेटिक मोमेंट भी ज्यादा आएगी, और लो स्पिन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम है तो स्पिन की वैल्यू होगी, मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू होगी, कम आएगी। इसके बाद हमारा आ जाता है एम्बीडेंट लिगेंड। किसे कहते हैं? सच लिगेंड्स हैव 2 और मोर डोनर एटम बट ओनली 1 डोनर एटम इज अटैच्ड टू द मेटल ड्यूरिंग कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। जैसे कि एग्जांपल मैंने लिखा है, NO2 का एग्जांपल लिया है। एक बार तो मैंने नाइट्रोजन साइड से इसको कर दिया अटैच और एक बार मैंने कर दिया ऑक्सीजन साइड से अटैच। 2 डोनर साइड बट यूज ओनली 1, इसी को कहते हैं हम एम्बीडेंटेट लिगेंड। इसके बाद करते हैं नंबर C, डेंटिसिटी ऑफ अ लिगेंड क्या होती है? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड फॉर्म्ड बाय लिगेंड टू
मेटल इज डेंसिटी, जैसे कि Cl माइनस है, ये एक ही बॉन्ड फॉर्म करेगा तो डेंसिटी हो गई 1। En इथाइलिन डायमीन बाइडेंटेट लिगेंड है तो 2 बॉन्ड फॉर्म करेगा सिंगल लिगेंड मेटल के साथ, तो इसकी डेंसिटी हो जाएगी 2। EDTA हेक्साडेंटेट लिगेंड है तो इसकी डेंसिटी हो जाएगी 6। जैसे कि आपसे एक और क्वेश्चन आ सकता है EDTA में से कि डोनर साइड 6 है, बताओ कौन कौन सी, तो आपको याद करना है कि 2 तो नाइट्रोजन के लोन पेयर डोनेट करते हैं और 4 हमारे ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज डोनेट कर रहे होते हैं, तो EDTA में 6 डोनर साइड भी हमको आनी चाहिए। तो ठीक है, इसी के साथ हमारा हो जाता है खत्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी। नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट लेक्चर आएगा हमारा हेलो एल्केन्स एंड हेलोरीन्स का। अगर आप वो भी लेक्चर देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर मैं कुछ सिखा पाया हूं आपको तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपका कोई दोस्त है जो एक दिन में पूरी केमिस्ट्री समझना चाहता है तो उसको शेयर कर देना। यो।